नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी किताब की जो सच में भारत की धड़कन है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे संविधान की। और देखिए, ये सिर्फ कुछ नियम कानून की लिस्ट नहीं है, ये तो हमारे देश की एक जीती जागती कहानी है। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। सोचिए जरा, भारत की सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण किताब कौन सी होगी? दिमाग में कई नाम आ सकते हैं ना, पर असली जवाब क्या है? वो किताब है भारत का संविधान। इसे आप हमारे देश की रूल बुक या नियम पुस्तिका समझ सकते हैं। यही तो तय करती है कि देश चलेगा कैसे और एक नागरिक होने के नाते हमारे अधिकार क्या हैं और हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। और इससे जुड़ी कुछ बातें तो सच में हैरान कर देने वाली हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारा पूरा संविधान किसी मशीन से नहीं, बल्कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा था? जी हाँ, पूरा का पूरा। और इसका वजन है लगभग 4.25 किलो। इतना भारी। और तो और इसकी जो ओरिजिनल कॉपीज हैं, उन्हें आज भी संसद की लाइब्रेरी में हीलियम गैस से भरे केस में संभाल कर रखा गया है। और हाँ, इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा गया था। सच में एक कला का बेहतरीन नमूना है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी खास रूल बुक आखिर बनी कैसे? चलिए इसके बनने के सफर पर एक नजर डालते हैं। ये सफर वाकई कमाल का था। सोचिए, सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर एक आइडिया एक पूरे देश के कानून में तब्दील हो गया। कहानी शुरू हुई 1946 में, जब संविधान सभा बनी। फिर 1949 आते आते हमारा संविधान तैयार हो चुका था और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया। और हाँ, इसी दिन को तो हम सब गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। और संविधान की शुरुआत होती है इन दमदार शब्दों से, हम भारत के लोग। ये जो लाइन है ना, हम भारत के लोग, ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। इसका सीधा मतलब है कि असली ताकत इस देश के लोगों के हाथ में है, किसी राजा महाराजा या किसी बाहरी शक्ति के हाथ में नहीं। लेकिन एक दिलचस्प बात बताऊं, ये जो प्रस्तावना है ना, इसमें भी एक बार बदलाव किया गया है। सिर्फ एक बार। ये हुआ था 1976 में, इमरजेंसी के दौरान। तब इसमें 3 बहुत जरूरी शब्द जुड़े गए थे: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और ये इतिहास में इकलौता मौका था जब हमारी प्रस्तावना में कोई संशोधन हुआ। तो अब बात करते हैं कि ये रूल बुक अपने नागरिकों से क्या वादे करती है और बदले में उनसे क्या उम्मीदें रखती है। चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, संविधान को आप एक सिक्के की तरह देख सकते हैं, जिसके 2 पहलू हैं। एक तरफ ये देश के हर नागरिक को कुछ बहुत ही मजबूत अधिकार देता है, और दूसरी तरफ ये उनकी कुछ जिम्मेदारियों के बारे में भी बताता है। और इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स वो हैं जिनके हनन पर कोई भी अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। ये कानूनी तौर पर लागू किए जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारियां हैं देश के प्रति। इन्हें आप कानून के जरिए लागू नहीं करवा सकते। और हाँ, इन्हें भी 1976 में ही संविधान में जोड़ा गया था। अब देखिए, कोई भी रूल बुक उतनी ही मजबूत होती है जितनी अच्छी उसकी व्याख्या या इंटरप्रिटेशन हो। तो अब हम देखने वाले हैं कि कैसे अदालतों में हुई बड़ी बड़ी कानूनी लड़ाइयों ने हमारे संविधान को एक नया आकार दिया। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, तब क्या हो जब सरकार का बनाया कोई कानून किसी नागरिक के मौलिक अधिकार के आड़े आ जाए? बस यहीं से सुप्रीम कोर्ट की भूमिका शुरू होती है। इस सिलसिले में हमारी पहली केस स्टडी है 1950 का मशहूर ए.के. गोपालन केस। यहाँ पर टकराव था एक व्यक्ति की आज़ादी और राज्य की सुरक्षा के बीच। हुआ ये था कि ए.के. गोपालन को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया गया था। और इस केस में असली पेच फंसा एक फ्रेज पर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बहुत ही संकीर्ण मतलब नैरो व्याख्या की। कोर्ट ने कहा कि भाई, अगर किसी को हिरासत में लेने के लिए कानून में लिखी प्रक्रिया का पालन किया गया है तो वो हिरासत कानूनी है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो प्रक्रिया निष्पक्ष या न्यायसंगत है या नहीं। यह अमेरिका के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट से बहुत अलग है, जहां प्रक्रिया का निष्पक्ष होना भी जरूरी माना जाता है। तो हुआ ये कि अदालत ने गोपालन की हिरासत को सही ठहरा दिया और एक बहुत बड़ा सिद्धांत सामने रखा। कोर्ट ने कहा कि हमारे मौलिक अधिकार, जैसे आर्टिकल 19 जिसमें बोलने की आज़ादी वगैरह है, और आर्टिकल 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। मतलब इन्हें अलग अलग साइलोज या डिब्बों की तरह पढ़ना चाहिए। इसका सीधा असर ये हुआ कि अगर कोई कानून आर्टिकल 21 पर असर डालता है तो उसे आर्टिकल 19 की कसौटी पर परखने की जरूरत नहीं है।
अब चलिए एक दूसरे कानूनी रणक्षेत्र की तरफ चलते हैं। साल था 1967 और केस था गोलकनाथ केस। यहाँ सवाल और भी बड़ा था, क्या संसद के पास मौलिक अधिकारों में संशोधन करने, उन्हें बदलने की ताकत है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जबरदस्त और ऐतिहासिक फैसला सुनाया और जवाब था नहीं। कोर्ट ने साफ कहा कि संसद के पास मौलिक अधिकारों को छीनने या उन्हें कम करने की कोई शक्ति नहीं है। तो अब तक हमने क्या समझा? यही कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला ना जा सके। ये तो एक बहती हुई नदी की तरह है जो वक्त के साथ अपना रास्ता खुद बनाता है। जैसा कि कहा भी जाता है, एक संविधान कभी स्थिर नहीं होता, वो देश के साथ साथ बढ़ता है, विकसित होता है। ये कोई म्यूजियम में रखी चीज नहीं, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है जिसकी व्याख्या समय के साथ बदलती रहती है, होती रहती है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि संविधान सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है, ये तो एक लगातार चलने वाली बातचीत है, एक बहस है नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के बीच, सरकार और लोगों के बीच। और इस बातचीत का सबसे बड़ा मंच अक्सर हमारी अदालतें बनती हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि आज भी लिखी जा रही है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। 70 साल से ज्यादा हो गए हैं हमारा संविधान हर चुनौती का सामना करते हुए लगातार विकसित हुआ है। जरा सोचिए, इस जिंदा दस्तावेज के सामने अगली बड़ी चुनौती क्या होगी?